हाय एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नीट का पेपर, मेडिकल का पेपर जो इस बार 2022 में हुआ है। वो पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मैकेनिक्स का पार्ट है, प्योर मैकेनिक्स का। और इस बार यदि मैं एनालिसिस करूँ फिजिक्स को, तो अभी तक मैं जितने भी पेपर देखा हूँ अभी तक का सबसे आसान पेपर था ये, जिसमें से स्टूडेंट के लेवल पे बात करूँगा। अपने लेवल पे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि भाई हम लोग तो जानते ही हैं, प्रैक्टिस में है। लेकिन स्टूडेंट के लेवल पे यदि मैं बात करूँ तो 45 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने थे, उसमें से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको पेन चलाना ही नहीं चाहिए। आगे का 10 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 1-2 लाइन लिखना था, और 5 क्वेश्चन ऐसा था जो 3-4 लाइन लिखना था। ऐसा हमें लगा। बाकी आप लोग देखिएगा, सोल्यूशन के बाद आप लोग बताइएगा। पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, और जो मैं सोल्यूशन दूंगा इसकी अच्छी बात ये होगी कि मैं सिंपली ये नहीं बताऊंगा ऐसे कर लो। मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों की जगह मैं होता तो कैसे सोचता। चलो देखते हैं एक एक करके। ये देखो, एक क्वेश्चन आया था, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स make angles of 30 degree 45 degree with x-axis shown in figure, the ratio of their respective velocity। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो इसके लिए वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप। भाई वेलोसिटी होता है ds/dt ना, राइट। यदि 1D की बात करें, एक और चीज है मैं वो भी क्लियर करता जाऊंगा। 1D की बात करें तो एरो की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस काफी होता है, राइट। 1D के लिए डायरेक्शन के लिए प्लस माइनस सफिशियंट होता है। लेट दिस डायरेक्शन इज प्लस, तो अपने आप ये माइनस हो जाता है। उसमें आई जे के और ये सब एंगल उंगल की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग ये नहीं भी लिख सकते थे, क्योंकि 1D में प्लस माइनस अपने से चीजें आ जाएंगी, डायरेक्शन के साथ मिल जाएगा। तो मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि डरना नहीं चाहिए इससे। कहीं पे आप कहेंगे कि एरो नहीं लगा होता है, कहीं पे लगा होता है, तो लगाना तो हर जगह चाहिए वेलोसिटी के लिए खासकर। तो चलिए, लेकिन नहीं लगता है इसका मतलब 1D से काम चला रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा यही है। एनीवे, सो स्लोप है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप है। और स्लोप आप जानते हैं यही स्लोप है जो tan थीटा होता है, ये समझो। यदि मैं बल्कि इसको कहूँ कि सब एक ही बात है, ds/dt। देखो देखो यहाँ पे एरो नहीं भी लगाया, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, 1D के लिए नहीं लगाया। ds/dt कहो तो st का स्लोप है, चाहे tan थीटा कहो तो जो एंगल बन रहा है उसका tan वैल्यू हो, चाहे स्लोप कहो, सब एक ही बात है। हिंदी में प्रवणता भी कहते हैं। तो बताओ, यदि मैं इसके लिए करूं, इसके लिए ये v1 है तो इसका tan 45 होगा, बोलो, और tan 45 हुआ तो 1 होगा। इसके लिए करोगे तो v2 है, इसके लिए कहोगे tan 30 करोगे तो 1/√3 होगा, राइट। बोलो, यदि मैं कहूं कि v1/v2 ना, थोड़ा सा दिक्कत है। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि अच्छा हाँ, ये 30 वाला ना, 30 वाला पहले लिखना है, राइट। हमें v2 ये वाला पहले लिखना है, ये वाला बाद में। ये वाला भी दिक्कत आता है, ध्यान से सुन लो ना। कई बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, इसको जल्दी से रख के ये वाला कोई दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, तो हम लोगों को जो पहले लिखा होता है वो पहले लिखते हैं, ऐसे ना। मतलब मैं कहूँ कि इसके लिए यदि लिखूँ मैं तो ऐसे कहूँगा, वेलोसिटी ये है tan 30 रेशियो tan 45, राइट। tan 45 मतलब 1/√3 रेशियो 1, √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये √3 हो जाएगा। नहीं तो v2/v1, v2 क्या है देखो यहाँ पे, v2 पहले ये लिखना है 1/√3/1, तो 1/√3, दिस इज ऑल्सो 1:√3 ना। तो एक ही बात है। तो एक एक चीज समझते हुए चलो। जैसे मैं एक चीज बताया कि जो पहले लिखा होता है हमें रेशियो में पहले लेना होता है। तो इसका आंसर कौन सा है तब? इसका आंसर है, ये आंसर है, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, two objects of mass 10 kg 20 kg respectively are connected to the two ends of rigid rod। एक चीज है, हम लोगों को जानते हो, पहले तो किसी भी एग्जाम से किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए, फटाक से हमें एक फोटो बनाना चाहिए। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg 20 kg कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ रिजिड रॉड। ये लो जो कह रहे हैं बना देता हूं मैं, कर दे कह रहे हैं 10 kg और 20 kg। फोटो बनाओ, यदि आप फोटो नहीं बना रहे हैं तो सही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए बेस्ड, ताकि हम लोग फिजिक्स को अच्छा कर सकें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक रफ डायग्राम जरूर बनाना चाहिए और पढ़ते हुए वो चीज़ें नोट करते हुए चलो, तभी आपका स्पीड ज़्यादा होगा और सही कर पाएंगे, एक्यूरेसी हाई होगी। 10 kg 20 kg कनेक्टेड रॉड 10 मीटर 10 मीटर। अच्छा, करें कि नेग्लिजिबली स्मॉल, ये मतलब इस रॉड का मास नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, रॉड का भी मास 1 kg दे सकते थे, वो भी क्वेश्चन बनता है। मास नहीं है तो थोड़ा और आसान हो गया। कर रहे कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg, यहां से बताना है। तो जहां रिफरेंस वो दे रहे हैं, बात इस क्वेश्चन की नहीं है, बात इसकी है कि किसी भी क्वेश्चन की पोजीशन की बात हो, वेलोसिटी की बात हो, कोई और किसी और चीज की बात हो, एक्सेलरेशन की बात हो, रिफरेंस यदि वो दे रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो, रिफरेंस यदि वो दे रहे हैं, पोटेंशियल की बात हो, रिफरेंस यदि वो दे रहे हैं तो हमें वो मानना होगा। और नहीं दे रहे हैं तो हमें ऑप्शन में देखना होगा कि कहाँ से दे रहे हैं। और नहीं, कई बार हमें बाय डिफॉल्ट मानना होता है कि पोटेंशियल इनफाइनाइट पे 0 है, चाहे ग्रेविटेशन का चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जो ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए रिफरेंस तो दे दिए, तो इसका मैं फार्मूला लगाता हूँ तब ना। फार्मूला है सेंटर ऑफ मास का m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। 2 मास है, यदि 3 मास होता, 4 मास होता, बहुत सारा होता तो और भी लगाता। और ये अपने से मान लो, रॉड वॉड बना के कह दो कि हम अपने से माने हैं। कई चीज़ें हम लोग को अपने से माननी होती है। देखो अपने से मैं x एक्सिस माना, वो x नहीं दिया था, मैं अपने से माना हूँ। ये सब चीज़ें अपने से मानना चाहिए। और जहाँ डिफरेंस दिया वहीं पे ओरिजिन माना हूँ अपने से। और जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ वो दूसरे क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में भी होल्ड करता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं, यहीं से कहे थे m1x1, तो देखो 10 इंटू खुद का तो 0 ही है, ओरिजिन पे है। ये देखो m2x2 प्लस m2 20 kg इंटू x2, दूरी 10 मीटर है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कितना हो गया यार, ये 200/30 हो गया, कैंसिल हो गया 20/3, राइट। ये आंसर है। हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल मैं सलूशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी जगह होता तो कैसे सोचता है या फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल विद द फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ऐसे। ये देखो जब कोई ड्रॉप करता है ना कोई मास, तो पहले सेकंड में ऐसे चलता है, दूसरे सेकंड में ऐसे चलता है, तीसरे सेकंड में ऐसे चलता है एंड सो ऑन। D1 D2 बहुत आराम से किया जा सकता है। मेरे बुक में ये सॉल्व है ना, और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व किया हूँ। आपको पता है कि जो हमारे यहाँ बच्चे फिजिक्स में 180 में 180 किए, पूरे में पूरा मार्क्स लेके आए हैं और कई सालों से ऐसा हो रहा है, वो मेरे बुक पढ़ने का नतीजा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इतने इंटरेस्टिंग तरीके से इंग्लिश में लिखा हूँ, और उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ एज बीइंग स्टूडेंट हमें कैसे सोचना चाहिए, वैसे मैं उसमें लिखा हूँ। तो ये सलूशन दिया हूँ। आप लोग को जानना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव 1-1 सेकेंड कहिए, टी टाइम कहिए, चाहे 1-1 सेकेंड कहिए, इनका रेशियो ऑड होता है। 1:3, 3:5:9:11:13:15 एंड सो ऑन, ठीक है। यदि टाइम इंटरवल एक बॉल को यदि हम गिरा दें ऐसे, इसको छोड़ दें ऐसे, देखो इसको छोड़ दें, देखो छोड़ दिया, दिख रहा होगा आप लोगों को। यदि इसको मैं छोड़ दूं तो कॉन्जिक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल में टी टाइम इंटरवल में चली गई दूरी का रेशियो ये होता है। और सेम टाइम सेम डिस्टेंस को यदि सेम डिस्टेंस लें
यदि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, यदि डिस्टेंस डी डी लें, डिस्टेंस डी डी लें, मैं अपने बुक में सॉल्व किया हूँ और इतने यूनिक एग्जाम्पल लिया हूँ और इतना वेरिएशन लिया हूँ कि जो भी मेरी बुक पढ़ लेगा, फिजिक्स फॉर ऑल लिखा हूँ मैं, उसको पढ़ने के बाद इतना आदमी सेंसिबल हो जाता है फिजिक्स के लिए कि कोई क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो उसी का हिस्सा है। यदि टाइम इंटरवल सेम है तो डिस्टेंस पहले कम दूरी चलेगा, पहले सेकंड में कम दूरी, अगले सेकंड में ज़्यादा दूरी, अगले सेकंड में ज़्यादा दूरी, क्योंकि वेलोसिटी उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। छोड़ दूँ मैं इसको, एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा तो पहले कम वेलोसिटी होगी, बाद में ज़्यादा होगी, बाद में और ज़्यादा होगी। तो सेम इंटरवल लें तो डिस्टेंस का रेशियो ये होता है, ऑड होता है। और यदि सेम डिस्टेंस ले लें तो टाइम का रेशियो, कवर्ड टाइम का रेशियो जानते हो क्या होता है? टाइम का 1:√2 - 1:√3 - √2:√4 - √3। देख रहे हो, एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है, इसमें एक एक बढ़ा लो, फिर फर्दर एक एक अंदर बढ़ा लो। तो ये पूरा ऐसा है। उसका सलूशन आप मेरे बुक में देखिएगा, हालांकि मैं बता सकता था, लेकिन इतना पॉपुलर है कि यदि आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये नहीं सीख पाए हैं, तो फिर हमें लगता है कि फिर फिजिक्स पढ़ना बेकार है। मेरे अनुसार जो लोग ये नहीं पढ़े होंगे, नहीं किए होंगे, तो उनके लिए मेरा एडवाइस है कि भाई थोड़ा और सही हो जाओ, आपको ऐसे अटका सट कुछ भी मत पढ़ो। यदि आप ये भी नहीं जानते हैं तो बेकार बात है। एनीवे, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस ए ग्रेविटेशनल फोर्स इतना व्हेन प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंस। अरे ये तो इतना छोटा था। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ज्यादातर उसमें बिना पेन चलाए वाले ही हैं, वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए पेन चला रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि फोर्स तो यही होता है। देखो, फोर्स होता है ME और इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स होता है QE। सिमिलर एनोलॉजी है, इंटरेस्टिंग ना? एनोलॉजी, फोर्स मास टाइम्स फील्ड, फोर्स चार्ज टाइम्स फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशन में मास की जरूरत होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की जरूरत होती है। फोर्स तो सेम ही होता है। तो हमें लग रहा है कि 60 ग्राम है, ग्रेविटेशनल फोर्स है 3 न्यूटन है। देखो कैसे फार्मूले से लग रहा है ना। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट 60 ग्राम है, मतलब 0.06 kg है और इंटू E बताना था। व्हाट इज वैल्यू ऑफ E? हमें लग रहा है निकल गया। क्यों? बताओ कितना आंसर आएगा? 3/0.06। बोलो कितना? 50। ये देखो A। तो हम लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। A soap bubble expands. ये देखो, a soap bubble expands the pressure inside the bubble. A soap bubble expands the pressure. If a soap bubble expands the pressure inside the bubble, है ना? ये देखो सोप बबल है, ये सोप बबल है ये। तो P in होता है, P in, दिस P out, प्रेशर। आपको पता है कि P in की वैल्यू होती है P out प्लस P in P out 4S/R, दिस सरफेस टेंशन, दिस सरफेस टेंशन बाई R। यदि एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा होगा तो रेडियस बढ़ रहा होगा। बोलो, इनसाइड प्रेशर पूछ रहा है ना, द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो आउट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एक कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन कांस्टेंट है। तो रेडियस बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटेगा तो P इनसाइड घटेगा, डिक्रीज आंसर है, डिक्रीज है आंसर आएगा। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप इमेजिन करिए। एनीवे, छठा देखते हैं 6। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ gyration ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर।
इतना आसान आसान है, कभी मैं सोचता हूँ कि इतना आसान भी पेपर होता है क्या। चलो कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि ये डिस्क है, मास m मान लेते हैं और रेडियस r मान लेते हैं, राइट। आप लोग को याद है कि रेडियस ऑफ जायरेशन किसे कहते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन तो कहते हैं किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास इंटू के स्क्वायर, पॉइंट मास डिस्टेंस r को हम लोग डिस्टेंस k को कहते हैं, तो मतलब k बराबर √I/m होता है, राइट। चलो देखते हैं, इसे रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं इसको। माना कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास पॉइंट होता तो कितनी दूरी पर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता। कोई चीज है, कोई मास है, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी के अबाउट पूछा गया है, आया है, तो यदि इतने ही मास को पॉइंट मास मान ले तो कितनी दूरी पर रखें कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, कि पॉइंट मास को कितनी दूरी पर रखें कि वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। जैसे ये कह रहे हैं कि passing through its center and normal to its plane, passing through its center and perpendicular to the plane, normal to the plane। तो ये तो लोग याद रखते हैं। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पहला केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यहाँ पे रखते हैं ना, इसी में डिस्क का होता है mr²/2, याद है। और वही मास और k स्क्वायर, यहाँ से क्या मालूम चला? व्हाट इज वैल्यू ऑफ k? जल्दी बताओ। वैल्यू ऑफ k इज r/√2, राइट। दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा कह रहे हैं कि टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट इस डायामीटर। ये देखो, याद करो, डायामीटर के अबाउट होता है mr²/4 होता है। यदि मैं इसके लिए करूं mr²/4, दिस इज mr²/4, अगेन रेडियस ऑफ जायरेशन, mk' नया k'। व्हाट इज वैल्यू ऑफ k'? दैट इज r/2। रेशियो लेना है कितना। ये देखो क्या कर रहा है, थ्रो इट्स रेडियस टू द रेडियस ऑफ, तो दिस इज k/k', तो k कितना है? r/√2 डिवाइडेड बाई r/2, तो कितना हो गया? ये हो गया 2/√2। इसका मतलब ये हो गया √2:1, राइट। ये सिंपल, वेरी सिंपल। हमको लगता है कि कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। सातवां है, द एंगुलर स्पीड ऑफ लाइट व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम दिस rpm to this rpm in 16 seconds. The magnitude, the angular acceleration in radian per second square। बड़ा सिंपल। जो तुम याद किए हो ना, जो तुम याद किए हो, जो कहा जाता है कि आदमी कभी भूल ही नहीं सकता, साइंस वाले बच्चे जो रटे रहते हैं, E बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S। तो ये कभी बच्चे भूल नहीं पाते। और ये जो 1D के लिए हम लोग पढ़े थे वो सारा एंगुलर के लिए होल्ड करता है। तो मैं बोलूँगा वही जो खूब हम लोग रटे थे, लेकिन लिखूँगा एंगुलर वाला। देखो, V बराबर U प्लस AT एंगुलर के लिए, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे एंगुलर में A की जगह अल्फा हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह ओमेगा नॉट हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर थीटा हो जाता है, टाइम तो टाइम ही रहता है। कितना आसान है ना, कि एनोलॉजी इतना ज़्यादा सिमिलर है। तो सोचो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, वो तो बाकी तो जानते ही हैं। हमें लग रहा है कि इतने से इतना चेंज हुआ इतने सेकेंड में, तो एंगुलर तो पहला वाला यूज़ कर लेते हैं, राइट। ये कह रहे हैं कि ये है ना, इतना से इतना हो गया है। ये देखो 3120 आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट। ये ध्यान देना है, रिवोल्यूशन, कई बच्चों का तो यही गलत हो गया होगा, सोचे होंगे कि रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन को कन्वर्ट करते हैं, आरपीएम का कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान सुनना, रटना नहीं चाहिए। इसको मैं रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। 3120
रिवोल्यूशन मतलब चक्कर, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं रेडियन में। तो बताओ एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो इतने चक्कर में कितना, इतना रेडियन। ये नंबर ऑफ चक्कर है, ये रिवोल्यूशन मतलब चक्कर। तो इतना यदि चक्कर है तो कितना रेडियन है, तो क्योंकि एक चक्कर में इतना होता है तो इतने चक्कर में इतना होगा रिवोल्यूशन, राइट। तो आरपीएम, अच्छा आरपीएच भी होता है, आरपीएस भी होता है, सही है। लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर आरपीएम है। दिस आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर आवर, आरपीएस मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इतना चक्कर है, और पर मिनट है तो पर सेकेंड के लिए क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 60, राइट। तो आपको नहीं लगता है कि इसको ये वाला यहां रख लो, वो वाला ये वाला यहां रख लो, टाइम रख लो 16 सेकेंड और अल्फा मिल गया। अब ये तुम कर लेना ना, अब मैं नहीं करूंगा। बस हमारा मकसद था कि मैं आरपीएम बताऊं, ये वाला इसी तरह के उसमें भी मल्टीप्लाई कर लेना 1200 वाले में। चलिए ओके, 8वां देखो ध्यान से, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड, द कर्व इन द ग्राफ शोन विच रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ द बॉल एज फंक्शन ऑफ टाइम। कई बच्चे गड़बड़ कर दिए, मेरे दिमाग में ऐसे फटाक से मैं फोटो बनाया, और यदि ऊपर से ड्रॉप किया जाएगा यहां से, तो कितना ऊपर से ड्रॉप किया जाएगा, ये भी गड़बड़ है। इसका मतलब जरूर बॉल को, ऑब्वियस है बॉल को यहीं पे ड्रॉप किया गया है। ये देखो बॉल को यहाँ पे, और जैसे जैसे नीचे जाएगा पहले एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेट करेगा तो बॉयंट फोर्स ऊपर लगने लगेगा, विस्कस फोर्स भी ऊपर लगने लगेगा, और नीचे mg। तो पहले तो वेलोसिटी, ड्रॉप का मतलब वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी u इज जीरो। ड्रॉप का मतलब दुनिया में कहीं पे भी ड्रॉप का मतलब जीरो वेलोसिटी होता है। इसे थ्रो बोलते हैं, इसे ड्रॉप बोलते हैं, ड्रॉप जीरो वेलोसिटी। यदि ऊपर से छोड़ेंगे तो कांस्टेंट रेट से पहले वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, और फिर छपाक से करेगा, फिर उसके बाद अंदर जाएगा लिक्विड के अंदर, तो वेलोसिटी हो सकता है घटे, बाद में कांस्टेंट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो हमें तो दिख रहा है कि पहले वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, बाद में कांस्टेंट होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ये तो कैंसिल हुआ, ये वाला तो नहीं हो सकता। हालांकि कई बच्चे इस तरह का सोच रहे थे, लेकिन क्या गड़बड़ कर दिए, ये लगातार ऐसे तो होना नहीं है, वो तो बाद में फिर पानी में भी जाएगा, नहीं तो पानी में जाने का सोचोगे नहीं, तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन होगा, तो फिर ये फ्लूइड क्यों दिया था, लिक्विड क्यों दिया था, कोई जरूरत ही नहीं थी, राइट। तो एक तो ये है, कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमें यहाँ से सोचना था, यदि इसको हम लोग कैंसिल कर दें तो कोई भी इसमें से, अच्छा ये कर्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट वेलोसिटी बढ़ता हुआ, राइट। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला हुआ नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नहीं छोड़ा गया है। इससे हम लोगों को ये क्लियर हुआ कि एक ही पॉसिबिलिटी थी ऊपर छोड़ने का टाइप का, तो वो तो कैंसिल हो गया। मेरे दिमाग में आ रहा है, अच्छा ये मैं बता दूं कि कैसे हम लोग को सोचना चाहिए था, क्योंकि कई बच्चे आके बोले कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ऊपर से हम सोच लिए। तो हम बता रहे हैं कि फोटो से भी पता चलता है कि ऊपर से नहीं छोड़ा गया है, और कई बार हम लोग ऐसे सोचना होता है, यदि ऊपर से छोड़ते तो उसे देना चाहिए था, फ्रॉम सम हाइट, ऐसे, राइट। अपने से बाय डिफॉल्ट सोचना था कि हमें वहाँ पे लिक्विड में छोड़ना है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, यदि छोड़ देंगे तो पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, एक समय ऐसा आएगा कि वेट को बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स बैलेंस करेगा, उस समय टर्मिनल स्पीड गेन कर लेगा कुछ नीचे जाते जाते। तो देखो वेलोसिटी बढ़ेगा, कुछ देर बाद टर्मिनल स्पीड गेन करेगा। दिस इज द ग्राफ ओनली विच शोज टर्मिनल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड कुछ देर बाद। ये गलत इसलिए है क्योंकि शुरू में ही वेलोसिटी है, कैंसिल। ये ग्राफ इसलिए है क्योंकि शुरू में ही वेलोसिटी है, जबकि शुरू में जीरो होना चाहिए था, ये शुरू में जीरो नहीं है। देखो वेलोसिटी शुरू में जीरो नहीं है, कैंसिल, शुरू में जीरो नहीं है, कैंसिल, जबकि खुद ही कहते ड्रॉप है, तो ड्रॉप है तो शुरू में जीरो होना चाहिए था, तो शुरू में जीरो दो ही है, या तो ये है या तो ये है। ये वाला तो गलत क्यों हो गया, सब बता ही दिया। और ये देखो टर्मिनल स्पीड, ये दिस राइट आंसर। उन्हीं से क्वेश्चन से ये दोनों कैंसिल कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल t बराबर 0 पे कुछ वेलोसिटी दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, देखो ये दोनों कैंसिल।
और ये वाला कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि केवल मोशन अंडर ग्रेविटी, पानी उनी तो नहीं आ रहा है इसमें, ऐसे भी कैंसिल कर सकते थे। ये मोशन अंडर ग्रेविटी, देखो दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी सिंपली, देखो ये वाला ग्राफ है वो, तो ये वाला, इसमें कहाँ पानी कहाँ आ रहा है, राइट? तो एक तो ये है, हम लोग को आप लोग को ध्यान देना चाहिए था। एनीवे ये देखो अन इलेक्ट्रिक लिफ्ट टू मैक्सिमम लोड इतना kg पर है। अच्छा हाँ, तो मेरे दिमाग में भाई सर फोटो बनाऊंगा मैं। पैसेंजर ये है, इसमें पैसेंजर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। कह रहे हैं कि इतना kg है, इतना kg है, तो लिफ्ट प्लस पैसेंजर मिला के 2000 kg है, तो mg करेंगे तो 20,000 न्यूटन होगा, वेट है ये, राइट? mg की वैल्यू है। कह रहे हैं कि यहाँ पे मोटर वोटर लगा होगा, यहाँ पे कहीं पे मोटर वोटर लगा होगा, तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मोटर में है। इसका मतलब इधर की तरफ भी यहाँ पे फोर्स लग रहा है, वो भी कितना लग रहा है? ये कह रहे हैं कि 3000 न्यूटन ये भी लग रहा है। ध्यान से सुनो, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, लोड इतना है, तो इतना mg है, is moving up with constant speed. This frictional force opposing the motion, this is velocity up, then frictional force opposing the motion, frictional force opposing the motion, जो चीजें लगी होंगी, तो वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स 3000 न्यूटन का, 3000 न्यूटन का। तो एक तो जो मोटर काम कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक पावर खर्च हो रहा होगा, वो तो इसको भी खींच रहा होगा, और फ्रिक्शनल फोर्स जो मशीन के अंदर होता है, मोटर के अंदर होता है, वहाँ पे भी ग्रीज होता है, अंदर में कुछ मोशन का विरोध होता है, तो वहाँ पे भी 3000 न्यूटन। तो कुल कितने को ओवरकम करके खींच रहा है? एक तो mg को ओवरकम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर रहा है, तो टोटल इधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है बताओ? फोर्स की वैल्यू हो गई, दोनों को जोड़ लो तो तुम्हें मिलेगा 23000 न्यूटन, 23000 न्यूटन। और यदि मोटर इसको ओवरकम करके फोर्स लगा के, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का मतलब है जितना फोर्स नीचे इधर लग रहा है उतना ही मोटर इधर लगा रहा होगा, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। जो मोटर लिफ्ट को खींच रहा है, यदि उस नेट फोर्स 0 होगा तभी कांस्टेंट स्पीड होगा, नहीं तो एक्सेलरेट हो जाएगा। मोटर ज़्यादा लगाने लगे mg से और फ्रिक्शनल फोर्स से तो एक्सेलरेट हो जाएगा। यदि mg और फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा हो जाए मोटर से तो रिटार्ड हो जाएगा। कांस्टेंट स्पीड दिया है तो नेट फोर्स 0। इसका मतलब ये फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स मोटर के अंदर वाला मिलाकर उतना मोटर खींच रहा होगा, तो इतना फोर्स लग रहा होगा। इसलिए पावर की वैल्यू मोटर के द्वारा F इंटू वी सिंपली, एंड दैट F इज 23,000 इंटू वी इज 1.5, जितना आएगा शायद ही आएगा, देख लीजिएगा, राइट? तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 10वां, a cell of mass m is at rest, it explodes in 3 fragments having mass in the ratio 2:1 if the, अच्छा हाँ ये भी है, जो कह रहे हैं वो बना लेते हैं यार, x y z, z इधर मान लो। हाँ क्या बोल रहे हैं भाई? इक्वल मास फ्लाई ऑफ along mutually perpendicular direction, the fragments having equal mass fly mutually perpendicular with speed v, the speed of third fragments is, अरे ये तो बड़ा आसान लग रहा है यार। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे था, ये टूट गया, ये कह रहे हैं कि एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर जा रहा है, दोनों इक्वल मास है। पहले तो हमको ये बताओ कि कोई चीज को इस रेशियो में डिवाइड कैसे किया जाता है? पता है कैसे डिवाइड किया जाता है? मैं बताता हूं कैसे डिवाइड किया जाता है। देखो टोटल का, चाहे पैसा डिवाइड हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड हो, करंट डिवाइड हो, पोटेंशियल डिवाइड हो, दुनिया का कुछ भी डिवाइड हो, कहा जाता है टोटल का 2/सम रेशियो। ये टोटल का 2/सम, पूरा नीचे सम, और टोटल का 1/ नीचे सम। नीचे सम होता है, नीचे रेशियो का सम होता है, ऊपर वही रेशियो होता है। अब बगल में रुपया, पैसा, धन, दौलत, मांस, सरसों, गेहूं,
जो कुछ भी है बगल में रहता है, करेंट, पोटेंशियल, फ्लक्स, एनीथिंग बगल में, ये तरीका होता है। तो मास पता चल गया। तो देखो ये 2/5 m है, ये 2/5 m है ये, राइट। तो एक ठो मास इधर भागा होगा ना, और क्योंकि ये कितने वेलोसिटी जा रहा है, v से, ये भी v से जा रहा है, ये भी v से जा रहा है। तो बताना है कि ये बचा हुआ जो मास है, जो बचा हुआ मास है, ये v डैश से कितने से जा रहा होगा, राइट। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, सिंपल सा मेरे दिमाग में आ रहा है कि PI इंटरनल एक्सप्लोजन से, इंटरनल फोर्सेस से, लड़ जाने से, एक्सप्लोड होने से, बिखर जाने से, सेपरेट होने से, ये सब इंटरनल चीज़ें हैं ऐसे ना। आके लड़ गया तो दोनों को कंसीडर करेंगे तो इंटरनल इंटरेक्शन है, एक्सप्लोड हुआ तो इंटरनल इंटरेक्शन है, तो उससे मोमेंटम नहीं बदलता, मोमेंटम कंजर्वेशन है। PI बराबर PF, PI। अच्छा कैसे करेंगे, इनिशियल और फाइनल कहते हैं। कहीं पे भी कंजर्वेशन, देखो दुनिया में डायनामिक्स 5 है, F बराबर ma, टाउ बराबर I अल्फा 2, और 3 कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, और बाकी 2 इंस्टैंटेनियस है, F बराबर ma, टाउ बराबर I अल्फा। गैलेक्सी और यूनिवर्स से तक, और एटम से, पार्टिकल से, और ब्लॉक से, और लिक्विड से, और अर्थ से, और डंडा से, और झंडा से, सब मिलाकर दुनिया में सारे डायनामिक्स पार्टिकल लेवल पे 5 ही गवर्न होते हैं। इंस्टैंटेनियस, F बराबर ma, टाउ बराबर I अल्फा, 3 कंजर्वेशन। मैं इस तरह से इनको पूरे दुनिया के सारे डायनामिक्स को ये 5 में बंद कर रहा हूँ, ताकि तुम रियलाइज कर सको कि अच्छा बस इतना ही होता है। और उनको कंजर्वेशन में देखो, ये मोमेंटम कंजर्वेशन है, I बराबर F। अच्छा 3 जो कंजर्वेशन है ना 300, इसमें 2 स्टेट मानना होता है, इनिशियल और कोई फाइनल। देखो इनिशियल को मैं कह रहा हूँ बिफोर एक्सप्लोजन, और फाइनल को कह रहा हूँ आफ्टर एक्सप्लोजन। तो जब यहाँ पे था, एक्सप्लोड होने से पहले यहाँ पर था, तो 0 मोमेंटम था। बाद में जब इधर भागा तो m1 v1, देखो m1 v1 I, अच्छा हाँ, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है I, प्लस m2 v2, देखो m2 v2 अगेन v, और j। बच्चे यही गलती करते हैं, देखो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे बल्कि ऐसे लगाऊं ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इनिशियल 0 था, एक्सप्लोजन से पहले 0 था, एक्सप्लोजन के बाद लिख रहा हूँ m1 v1, मास इतना था, देखो मास निकाल चुका हूँ मैं, m जो ब्रेक हुआ था, I j, और इसके लिए सोचना मत, इसको कहो कि ये मास था जो ये m/5 है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो बस, इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि क्या है, क्योंकि ये तो पाना है ना, और आंसर आ गया। देखो इतना ही लिखना था, ये जो दिख रहा है ना इसको सॉल्व करना। तुम्हें जानते हो कितना मिलेगा, मैं बता देता हूँ तुम्हें कितना मिलेगा। तुम्हें मिलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, तुम्हें मिलेगा -2I -2j, यही मिलेगा, ठीक है। यदि इसको मॉड लिया जाएगा, इसको मॉड लिया जाएगा तो आंसर आएगा अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, और मिलेगा 2√2 मीटर 2√2v, सॉरी अच्छा यहाँ v भी है ना, ये v भी है, ये v भी v वाला, -2vi -2vj, तो आपको ये मिलेगा 2√2v। कौन सा है ये देखो, हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। द वॉल्यूम, ये लग रहा है दूसरे चैप्टर का आ गया, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि ऑक्युपाइड द वॉल्यूम कंटेन्ड, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा यदि वाटर के बीच में 4.5 kg वाटर के बीच में यदि वैनिश कर जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, वैनिश करके 0 हो जाए, तो बताना है कि कितना
वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मेरे दिमाग में आ रहा है, कई बच्चे तो ये समझ ही नहीं पाए क्या इतना खतरनाक क्वेश्चन है। The volume occupied by the molecules contained in this much water at STP, if the intermolecular force vanishes away, तो यदि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यदि खत्म हो गया तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट, वाटर नहीं रहेंगे। और STP पे तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना PV बराबर nRT सोचा जाए। P रख लेना, वो जो P की वैल्यू होती है 10⁵ वो पास्कल वाला, राइट। वॉल्यूम तो निकालना है, n की वैल्यू कैसे रखोगे, 4 ऐसा इतना kg है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, राइट, बोलो, डिवाइडेड बाय 18, दिस मच मोल, ये 8.3 होता है ना, ये रख लेना। टेम्परेचर STP पे टेम्परेचर कितना होता है, 273 में कितना 273 रख लेना ना, 273, राइट, केल्विन। जो आएगा शायद मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर है ना, ऐसा हमको लग रहा है ना। देख लेना, क्योंकि ये 10⁵ यहाँ पे 10⁵ और इसको कैंसिल हो रहा होगा शायद, ये वाला वैल्यू और ये वाला मिला के कैंसिल करके 10⁵ गायब हो रहा होगा, और लगभग ये आ रहा होगा कि ये बहुत अच्छा। ऐसे चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। देखो ऑर्डर 10⁶ है, ये पे कितना बड़ा डिफरेंस है, तो अप्रोक्सीमेट करो, एग्जैक्ट कैलकुलेट ही मत करो, ये भी चालाकी करना चाहिए। इतना बड़ा पावर है, छोटा डिफरेंस है कि लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला कैंसिल होके ये पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब छोटा मोटा नंबर आने वाला है, इसीलिए मैं छोटा मोटा नंबर बता रहा हूँ। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा सही से वैल्यू रख कर, ये आप लोगों के ऊपर है, राइट। अच्छा ये देखो, अब हम लोग ये देखते हैं करें कि given below the two statements, one is a label as other assertion reason. The stretching of spring is determined by the shear modulus of a material of the spring. A coil spring of copper has more tensile strength than steel spring of same dimension. ये तुम करोगे, देखोगे स्प्रिंग, कॉपर का स्प्रिंग का देख लेना। ये देखो पहले जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग शियर मॉडुलस से हम लोग नहीं बल्कि यंग्स मॉडुलस से निकालते हैं। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा ये वाला कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। ये आपका काम है सोचना कि स्टील और कॉपर में ज़्यादा टेंसाइल कहाँ पे क्या क्यों ऐसा वैल्यू है। ये तो एक डेटा अलग हो गया, तो मैं ये जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, जानबूझ के, ताकि आप कुछ किताब उताब सर्च करें, देखें, खुद देखें, गूगल कर सकते हैं, या फिर केमिकली आप सोच सकते हैं कि रियली में डेटा क्या होना चाहिए, कॉपर का ज़्यादा होना चाहिए या स्टील का ज़्यादा हार्डर। वैसे मैं हिंट कर देता हूँ, आप यदि कॉपर और हिंट में टेंसाइल ये मोड़ने वाला कॉपर देखेंगे तो स्टील ज़्यादा हार्डर होता है, तो ज़रूर के की वैल्यू जो स्ट्रेंथ है, जो स्टिफनेस है स्टील की ज़्यादा होगी। पर क्यों होगी तो मैं थोड़ा हिंट कर दिया। आप सोचिए कि इन दोनों में से एक दूसरे को, पहले तो लग रहा है एक दूसरे को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं, हमको तो लग रहा है पहला वाला ये गलत ही लग रहा है, जैसे नहीं, द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमिन्ड बाय द शियर मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस शियर मॉडुलस होता नहीं है। एनीवे, तो हमको लग रहा है कि ये भी समझ गए होंगे, ये आंसर आप कर सकते हैं। ये तो हमको लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन था, इसको तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब नीट में आया था तो हमें डिस्कस करना था, तो ठीक है। हमें लगता है कि आगे इसी तरह का मैं कैरी करूंगा। जितने भी नीट एग्जाम में आए हुए हम लोग हर पेपर को इसी तरीके से सोच के, अब हम लोग एज बीइंग स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे करते, कैसे सोचते, एक रिवीजन के तौर पे। तो हम लोग रिलीज कर रहे हैं ये सोल्यूशन, आप लोग इंटरेस्टिंग तरीके से इसको फॉलो करिए और सीखने की कोशिश करिए, पूरा पैशनेट होकर फोकस करके। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कन्हैया फ्रॉम L1 कोचिंग, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नीट, जो अभी नीट का पेपर हुआ है 2022, उसका फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। मतलब हम यहाँ 19-20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
जो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और एसी, इन सारे पोर्शन से पूछे गए हैं, नहीं। और नीट के क्वेश्चन तो इस बार हमने सबको चौंका दिया, इतने आसान डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन का कोई स्पेस नहीं है, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं वो देख के एक आइडिया ले सकते हैं कि नीट के फिजिक्स के क्वेश्चंस कितने इजी आ सकते हैं। हालांकि हर बार इतना इजी नहीं आया है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सालों से मैंने देखा इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस इससे ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है कहने का। फिर भी हम एक दो कुछ क्वेश्चन ज़रूर सेक्शन बी में थे जो थोड़ा एनालिटिकल स्किल स्टूडेंट्स का चेक कर रहे थे, बट यू कैन से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। आपको फॉर्मूला लिखना है एक्यूरेटली और वैल्यूज रखने हैं। जैसे ये देखो, इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है सोलेनॉइड के केस में, और ये फॉर्मूला देखो सबको पता होता है, जो भी मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं उसमें देखो ये जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, म्यू नॉट एन आई। इसी फॉर्मूले में आप वैल्यू सारे रख देंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो उन्होंने कहा सब सारी चीज़ें हैं इसमें। लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 millimeter हैज 100 टर्न्स पर मिलीमीटर। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन द सोलेनॉइड दिस। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे आपने। अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू देखो 100 टर्न्स पर mm। ये थोड़ा यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, पर mm दिया है। एक्चुअली स्टैंडर्ड में तो पर मीटर होता है, तो आपको इसको चेंज करना होगा। तो ये यूनिट आपको भाई डायमेंशनली आपको कॉन्सिस्टेंट तो रहना होगा फॉर्मूला यूज करते वक्त। तो देखो हमने इसको लिख दिया 100 डिवाइडेड बाई 1 मिलीमीटर है, तो इसको हम 1 मीटर बना लेंगे। 1000 का एक फैक्टर आ जाएगा, डिवीजन कर देंगे इससे, और इनटू करंट की वैल्यू आपको दी हुई है 1 एम्पियर। सारी वैल्यूज आपके पास लिख दिया है, आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई। देखो 4 इंटू 3.14, नहीं पाई की वैल्यू, तो ये देखो 12.56 का एक फैक्टर आ जाएगा यहाँ से, 12.56 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू 100 और इंटू 1000 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1। तो ये क्या आ गया देखो 12.56 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। कौन सा? ये वाला आंसर। बताओ, इससे आसान क्वेश्चन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसे कंपटीशन में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए। आपको सिंपली ये ध्यान देना था कि भैया ये मिलीमीटर है तो इसको मीटर में हमें रखना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये क्या है? पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू। ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है। कोई भी बच्चा जब भी शुरू करता है एसी और ये सारी चैप्टर, तो ये तो हम पढ़ते हैं VRMS, जो RMS वैल्यू हम निकालते हैं, ये V पीक बाई √2। देखो द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स, तो पीक वोल्टेज आप बता दोगे पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा? V0 इंटू √2 टाइम्स RMS वैल्यू। अब इससे आसान क्या ही हो सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इससे भी। तो बोर्ड के भी क्वेश्चन इससे टफ होते हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे तो टफ होते हैं। तो देखो यहाँ भी आंसर आपको मिल जाएगा √1 द RMS वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स। ये नहीं, आधे मिनट से कम में भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब देखो क्या है तीसरा क्वेश्चन, क्या है हमारे पास? अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 दिस पढ़ लो। आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स सबको पता होता है, फॉर्मूला पता होता है B और A, B A cos थीटा या B डॉट A, जो भी आप समझो। नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखिए दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही है। क्या कह रहे हैं आप? स्क्वायर लूप, इस तरह से कोई लूप है, ऐसे ऐसे देखो, मान लो ये स्क्वायर लूप मैंने ऐसे बनाया है,
मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर लूप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज, देखो ये देखो ये रेजिस्टेंस वगैरह ये सब दिया है, इसका कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट, ऐसे 0.5 टेस्ला इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि परपेंडिकुलर ये इसका अगर एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरीके से है, तो सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर आप लिखोगे, नहीं एरिया 1, अब ये 2 मीटर होता तो फिर 2 2 4 हो जाता। तो अब देखो इस तरह क्वेश्चन को क्या ही डिस्कस करें, ये तो सीधे सीधे आंसर ही है, ये वाटर लिख दिया इन्होंने मेरे टाइपिस्ट ने, ये वेबर होगा, नहीं तो ये देखो 0.5 वेबर, ये आंसर होगा। डायरेक्टली आपको अगर सिंपल आपने गो थ्रू किया है फिजिक्स के चैप्टर्स को तो आपको ये फॉर्मूले याद रहते हैं, और सिंपल वे में, सिंपलेस्ट वे, फॉर्मूला का भी सिंपलेस्ट वे में अप्लाई करना है। और इसके बाद के क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो हद ही हो गई, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस आप अगर आपको ये याद होगा फॉर्मूला dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यहाँ से भी आप देख सकते हो इस तरह की चीज़ों को लिखने की तो बच्चों को याद ही रहता है। तो इक्विपोटेंशियल में dv 0 होता है, ई डॉट डी आर कब 0 होगा, जब दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, यानी आप ये कह सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो 90 डिग्री पे होती हैं, नहीं इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ये डायरेक्टली स्टेटमेंट्स हैं, जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हो तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है वो पैरेलल वो परपेंडिकुलर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आप जाओगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता। सिंपल सा उसी का ये एक तरह से उन्होंने पूछ लिया है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये देखो, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल्ड देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड स्पीड्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, इन्होंने यहाँ गलत लिख दिया, इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग इज, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, ये आपको पता है T बाई म्यू होता है। तो यहाँ पे देखो ये टेंशन, अब ये क्या है, जो स्पीड है वो टेंशन के प्रोपोर्शनल होगा, नहीं तो आप रख लो यार, V1 क्या है, V1 T1 T बाई म्यू, अगर आपको करना ही है V2 2T बाई म्यू, तो आपको V1 बाई V2 बताना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है। यू कैनॉट एक्सपेक्ट ईजियर क्वेश्चन दैन दिस, क्योंकि इसने डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा है और कुछ आपको जानना भी नहीं है। देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर और सेमीकंडक्टर है, अगेन बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है। जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो सॉरी, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घट जाता है। इस पर बहुत डिस्कशन भी होते हैं, नहीं सिंपल स्टेटमेंट है ये, इंक्रीज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, सारे बच्चों को ये क्लास में रटाया जाता है काइंड ऑफ। ये क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हाँ ये बड़ा क्वेश्चन है कम से कम, तो बच्चों को थोड़ा डर लगेगा कि यार इतना बड़ा लिखा है, नहीं तो फिर भी आप पढ़ोगे तो बहुत ही आसान है, बेसिक सी बातें इन्होंने पूछी है। क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स दिया इन्होंने, उसको पढ़ना है और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, नहीं स्टेटमेंट बाउट सेवर्ट लॉ के बारे में है। तो पहला मैं पढ़ता हूँ, देखो मेरे साथ पढ़ो। Pio-Savart law gives us the expression for magnetic field strength of an infinitesimal current element of a current carried, सही है। ये देखो
कैसे लिखते हैं हम? डी वी इजकल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये इनफाइनिटेसिमल, ये तो सही है नहीं जो उन्होंने लिखा है। अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं। देखो, आपको सिंपली पढ़ना है और ये समझना कि उन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है, और बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में लिखा है नहीं। और इसका खूब यूज हम क्लास में करते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के तरीके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट से, तो इसको डिटेल में टीचर ज़रूर ही बताता है। तो अगेन ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। बायो-सैवर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, ऑफ चार्ज q with the former being related to the field produced by a scalar source IDL। देखो यहाँ ये लिखा है स्केलर सोर्स आइडियल, ये गलत हो गया। ये स्केलर सोर्स नहीं है, ये वेक्टर करंट एलिमेंट, ये वेक्टर सोर्स है। आइडियल नहीं, तो ये वेक्टर होता है, तो इन्होंने ये गलत लिख दिया। वाइल लेटर में प्रूव्ड बाय ए वेक्टर नहीं, तो देखो पहला तो सही है बट दूसरा गलत है। आईडीएल ये करंट क्या है? ये वेक्टर होता है। ये सारे टीचर बताते हैं जब भी ये बायो-सैवर्ट लॉ हम पढ़ते हैं तो नहीं। तो अगेन एक आसान सा क्वेश्चन आपको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला है। ये जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। ये जो स्पीड है ये इस तरह से, वो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी इस तरह से रिलेटेड होता है। दिस इज अगेन डायरेक्टली फॉर्मूला। ये तो मतलब हद ही हो गई। देखो नहीं, बहुत ही आसान है, इससे आसान तो मतलब इम्पॉसिबल है। और क्वेश्चन क्या है? टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। ये ध्यान से आप पढ़ेंगे, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। देखो कोई भी स्फीयर है तो हम कैसे लिखते हैं उसका? ये फॉर्मूला सबको पता होता है। r छोटा है तो पोटेंशियल बड़ा, r बड़ा है तो पोटेंशियल छोटा नहीं। एक और चीज़ इसमें देखो, टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस हैव इक्वल चार्जेस, द पोटेंशियल वुड बी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, चार्जेस के बारे में इन्होंने लिखा नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो कहानी उलट जाएगी नहीं। अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका पोटेंशियल अब नेगेटिव है तो आपको मैग्नीट्यूड अगर बड़ा है तो क्वांटिटी छोटी है नहीं। तो नेगेटिव अगर चार्ज की बात कर रहे हैं तो छोटे रेडियस का छोटा पोटेंशियल, बड़े रेडियस का बड़ा पोटेंशियल। लेकिन अगर चार्जेस के बारे में इन्होंने कुछ नहीं लिखा है तो फिर आप क्या बोलेंगे? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर छोटा रेडियस है या छोटा स्फीयर है तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बड़ा स्फीयर है तो उसका पोटेंशियल कम होगा। तो हम अगर हम मान के ही चलें कि पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो कौन सा होगा? मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, ये हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव चार्ज मान लें तो फिर डी हो जाएगा नहीं। चार्जेस के बारे में उन्होंने साइन के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो आप जैसा चाहें वैसा मान लें नहीं। और फॉर्मूला ये है हमारे पास, पोटेंशियल को स्फीयर के रेडियस से जो रिलेट कर रहा है वो ये फॉर्मूला है नहीं। तो इस तरह से एक और आसान क्वेश्चन हमें मिल जाता है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव, ये भी डायमेंशन में टीचर ज़रूर बताता है क्लास में। कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो ये क्वेश्चन ना बताता हो नहीं। हमारे तो सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट नोट से ही आ गए हैं, सारे फॉर्मूले नोट्स में रहते हैं और फॉर्मूले से ही क्वेश्चन है, सारे डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड है। तो देखो सबको पता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनके यूनिट्स तो हैं पर डायमेंशन नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? यूनिट्स बट नो डायमेंशंस, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये भी लिख लो आप, कुछ तो टीचर बताएगा डिस्कशन में। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कुछ बताने को है नहीं, फॉर्मूला लिख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो टीचर क्या ही बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
two resistors of resistance this are connected in parallel in electrical circuit. The ratio of thermal energy this. ठीक है, ये क्वेश्चन फिर भी रिलेटिवली ठीक है, नहीं? इस तरह से अगर आप कर लें, दो रेजिस्टेंस आप बना लें पैरेलल में और आपने उनको एक सोर्स से जोड़ दिया और ये क्या है 100 है और ये 200 है, तो देखो हमारे पास थर्मल एनर्जी हीट का फॉर्मूला, मतलब थर्मल एनर्जी या जो हीट प्रोड्यूस होता है नहीं वायर में, तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो P=I²R करते हैं आप, या एक ये भी कर सकते हो आप P=V²/R, ये फॉर्मूला ये भी होता है I²R। तो यहाँ पे पैरेलल में जुड़े हैं तो पोटेंशियल तो एक ही जैसा होगा, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं, ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। और जो पावर है वो देखो V तो सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा, नहीं? तो अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो उसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, नहीं? तो देख लो क्या पूछ रहे हैं इन्होंने, द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम, तो इसमें देखो 1:2 हो जाएगा, इसमें नहीं, ये 2:1 होगा ना, 1/R है, तो 1/100 डिवाइडेड 1/200, तो ये हो जाएगा 2:1। कम रेजिस्टेंस में ज़्यादा पावर कंजम्पशन, नहीं? तो ये भी देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डायमेंशंस ऑफ, यस। अब इसमें थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, तो इसमें फिर भी क्वेश्चन तो बच्चे सॉल्व सही कर ही लेंगे, बट थोड़ा टाइम ले लेगा ये, नहीं? और ये भी पता होता है बच्चों को, कैसे लिखते हैं, V=C/μ0 E0, इस तरह से। तो यहाँ से आप परमिएबिलिटी का निकाल लेंगे डायमेंशन, नहीं, सबको पता होता है। तो ये भी एक फिर भी एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर आप डायमेंशन यूनिट वगैरह की बात करें तो आपको निकालना होगा, नहीं? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं यार सी, और ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला पता ही होता है, फिर आप कूलम्ब्स को यूज करके एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे, नहीं? और ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर से एक एवरेज क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन सारे एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं या इजी है, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दे तो इसको तो एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं आप, नहीं? डायमेंशन तो किसी भी चीज़ का पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा बड़ा है इस तरह का अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो यू कैन से कि ये डायमेंशन का एक एवरेज सा क्वेश्चन है, नहीं? ठीक है। कॉपर वायर ऑफ लेंथ दिस क्या आपको बताना है, द करेंट डेंसिटी इन द वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिस। तो ये भी देखो आपको क्या बताना है, करंट डेंसिटी, तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन फिर भी इसमें आपको थोड़ा बहुत एक दो स्टेप आगे बढ़ा के लिखना होगा। देखो ये हम लिखते हैं आई, ये करंट डेंसिटी का बेसिक सा फॉर्मूला होता है, नहीं? और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, J=V/R, करंट को ऐसे लिख दिया, ऐसे हो गया, नहीं? करंट को V/R लिख दिया ये। अब देखो यहाँ क्या दिया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हो V=ED, नहीं? और जो लेंथ होगी वायर की वो डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप फिर भी ऐसे लिख सकते हो EL/RA। ये क्या है, देखो कॉपर वायर ऑफ लेंथ दिस एंड रेडियस दिस, तो ये रेडियस दिया है तो आप उसका सर्कुलर होता है, कोई भी जो कंडक्टर होता है वो सर्कुलर ही होता है इस तरह से, तो आप ऐसे कर लेंगे, सारी वैल्यू रख लेंगे EL/πr², सारी वैल्यू रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मैं लिख के आपको रखता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर, लेंथ कितना है 10 मीटर, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, सारी चीज़ें 10-10 दे रहे हैं यार ये,
और पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या है? 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई। इन्होंने बहुत इंतजाम किया है कि क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, नहीं? ये देखो, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 10 पावर माइनस 4, तो ये क्या हो गया? 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये हो गया। ये सारा कैंसिल हो गया, 10 10 से कैंसिल हो गया, 10 पावर 5, 10 पावर 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो फिर भी आपको इसमें एक दो स्टेप ज़्यादा लिखना हुआ तो नीट के हिसाब से हम इसको एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते थे हमेशा से, तो एवरेज क्वेश्चन कुछ है, बाकी तो बिलो एवरेज कर दिया उन्होंने। तो ये एक आपको क्वेश्चन का आंसर बड़े आसान, उन्होंने इस तरह का आर्गुमेंट कर दिया। पढ़ने में आपको लग सकता है कि ये 10 अंडर रूट पाई, तो अंडर रूट पाई देख के तो बच्चे वैसे ही घबरा जाएंगे कि अंडर रूट पाई का क्या होगा। बट आपको देखा कि आपने अगर सॉल्व किया तो ये चीज़ें, अब देखो सारी चीज़ें एकदम वेल नोन है, नहीं? ये अब आपको एरिया और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इसमें सोचनी है कि कैसे आप बच्चों को, तो नीट के बच्चों को तो यही थोड़ा मुश्किल होता है पाई आर स्क्वायर यूज करना। फिर भी एक एवरेज क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। A series LCR circuit with inductance this, capacitance this, resistance this is connected to an AC source of voltage this. If the resonant frequency of LCR V0 and the frequency of the AC source, तो फ्रीक्वेंसीज बतानी है आपको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देखो ऐसे होती है 1/2 पाई LC। पहले इसको ही निकाल लेते हैं, तो V0 इज इक्वल टू 1/2 पाई, L क्या है? L क्या है? 10, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, सर्किट विथ इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, नहीं? रेजिस्टेंस सीरीज LCR सर्किट में इंडक्टेंस 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस 50 कनेक्ट टू एन AC सोर्स दिस विद द LCR सर्किट V0 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स। तो देखो ये V0 यहाँ से निकल सकता है, क्या हो जाएगा? V0 इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया। ये कैलकुलेट कर लेंगे 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, और देखो इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना आ जाएगा? ये 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो ये 10 पावर माइनस 5 हो गया। ये 100 कैसे है? LCR सर्किट विथ 2 पाई LC, 10 हेनरी, कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड, रेजिस्टेंस 50, AC सोर्स दिस। तो देखो ये कैसे हो रहा है? ये 1/2 पाई 1/10 इंटू 10 पावर ओह सॉरी 10 तो लिखा नहीं इसमें मैंने, तो गड़बड़ हो रहा था। 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, ऐसे LC, ये हो गया V0। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जा रही है? देखो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हल्का फुल्का तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। बच्चे इसको देख के डर जाएंगे कि अरे यार इतने आसान क्वेश्चन मिल रहा था, अब इसमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखो 10 पावर माइनस 4 हो गया, 12 है तो 10 पावर माइनस 2 हो गया, ऊपर गया तो यानी ऐसे में लिख दूँ अगर इसको थोड़ा सा, 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2। 10 पावर माइनस 2 मैंने क्यों लिख दिया है? ये देखो क्या है, ये 10 पावर 2, 10 पावर माइनस 4, ये 10 पावर माइनस 4 है, यानी तो 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 10 पावर माइनस 2 होगा। बच्चों को अगर मैं बता दूं थोड़ा और
इस तरह का है, 10⁻⁴ का मतलब 1 2 3 4 इस तरह का आपको स्क्वायर रूट लेना है। तो ये 2 पाई 10⁻² हो गया और ये एक्चुअली 50/π हो गया, 50/π हो गया। ऊपर 100 या 2 से कैंसिल करा दिया आपने, 50/π हो गया। और यहाँ से देखो, यहाँ से आप सोर्स का अगर फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो ये v = v0 sin ओमेगा, ओमेगा = 100, यानी 2πf = 100, यानी f = 100/2π, यानी 50/π। तो देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी 50/π और सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी 50/π। तो आपके पास कौन सा आ गया, ये v0 v 50/π हर्ट्ज, ये म्यू होता है, इन्होंने ऐसे लिख दिया है, ठीक। तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दोनों 50/π हर्ट्ज ऐसे आ गया। फिर भी एक बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हो आप बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये देखो फिर से आ गया वो डायमेंशन और ये सारी चीज़ें। और ये अगर इसको बहुत कम टाइम में किया जा सकता है, अगर आप ध्यान से देख लें तो ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से अगर हम शुरू करें, ये g की वैल्यू सब निकाले रहते हैं, g = f = g m1 m2/r²। वहाँ से आप g का डायमेंशन बता सकते हो, एक काम वहाँ से कर सकते हो। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो पता ही होता है यार, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का तो डायमेंशन सेम ही होता है। तो ये देखो ml² T⁻², ये तो याद रहता है। और फिर ये क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये क्या होता है, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। मान लो अगर मैं v की बात करूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Gm/r, आपने g का निकाल लिया तो m और r वो भी निकाल लोगे। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भाई स्मॉल g, एक्सीलरेशन का L⁻²। तो इस तरह से आप सारे ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज का आसानी से आप लिख सकते हो डायमेंशन और मैच कर सकते हो। तो देखो इसमें a का दूसरा नहीं, c का a का दूसरा इसमें है और किस में है, इसमें है और इसमें है। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि नहीं सॉरी, b का हमें चाहिए कौन सा, चौथा, b का चौथा जिसमें होगा उसी को हम मानेंगे। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो ना कौन सा सही होगा। क्या इसको डिस्कस करना ज़्यादा, सबको आप मैंने बता ही दिया कैसे कैसे आप कर सकते हैं। एनर्जी का ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फिर आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता ही दूँ अगर आपको यार, तो मैं ये देखो F = g m1 m2/r², नहीं तो बहुत ही आसान सा है, बहुत ही वैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सारे बच्चे इससे वेल नोन होते हैं, कोई इस तरह का यूनिक नहीं पूछा उन्होंने, नहीं। ये भी देखो, ये भी बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है, नहीं। एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से, एक बैटरी से चार्ज किया और फिर बैटरी हटा के दूसरे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो एनर्जी के बारे में उन्होंने पूछा है, नहीं। तो देखो इस केस में क्या होगा, क्या होता है 1/2 CV² होता है। अगर आपने इससे इसको कनेक्ट कर दिया दूसरे को, तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाता है, V/2 नहीं, चार्ज शेयरिंग की वजह से ये होता है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा V/2 वो पूरा डिस्कस तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे कि पूरा लगे वो करने। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और दो कैपेसिटर किस तरह से हैं, सीरीज पैरेलल में जुड़े हैं। तो ये देखो 1/2 2C to V/2², ये हुआ, नहीं। सेम पोटेंशियल आपने अगर इसको चार्ज किया और दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया तो दोनों पे पोटेंशियल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज शेयरिंग की वजह से, नहीं। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया, अगर दो चार्ज पैरेलल में जुड़े, दो कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हैं तो 2C और ये V/2, यानी ये कितना हो गया V²/4 2C 1/2 CV² या 1/2E, तो ½ CV²। देखो तो CV² निकाल लो, कितना हुआ
1/2 इंटू सी कितना है 900 पिको फैरेड, ये आपको ध्यान देना होगा। 12 इंटू वी कितना है 100 वोल्ट इंटू 100 सी वी स्क्वायर, और ये जो है उसका आधा कर दो, ये जो है उसका आधा कर दो, तो इस तरह से ये आंसर आएगा 2.25। देख लो, ये कर सकते हो 9, ये 2 to 4 नहीं 8 हो गया, 2 to 4 और 2 6 हो गया, यानी 1/2 इंटू 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 6, 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल डायरेक्शन। अब ये बच्चे भूल जाते हैं कई बार ना, ऐसे आप इसको ऐसे आपने प्रोजेक्ट किया तो जो ये एंगल है, ये एंगल ये 60 डिग्री है। कई बार हमें आदत होती है हॉरिजॉन्टल से एंगल लेने की, तो वो मिस्टेक हो जाएगा। ये 60 डिग्री ये दिया है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये V है तो टॉप पोजीशन पे देखो ये होता है, टॉप पोजीशन पे मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट तो रहता नहीं है, जितना भी जा चुका होता है वो, क्योंकि वो तो नीचे से डिसलेट भी हो रहा होता है। तो ये पॉइंट क्या हो जाता है V cos 30 डिग्री। तो कितना है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू cos 30 रूट 3/2 5√3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आंसर। ओके, एवरेज क्वेश्चन। इतना तो उम्मीद करेंगे कि आप ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली चीज़ों का ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 point charges minus q plus q are placed at a distance this the magnitude of electric field intensity at this। तो ये देखो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली एक डायपोल है, और एक डायपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है पार ऑफ पॉइंट पे। तो ये तो यार सबको याद ही होता है 2p/RQ, याद होता है, P के डायरेक्शन में होता है इस तरह से, तो ये ऐसे हो जाए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, नहीं इसको पढ़ो और बताओ क्या हो सकता है। नहीं इन्होंने क्या किया है, फॉर्म एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग ए स्टेडी करंट, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन इनसाइड एंड आउटसाइड रीजन ऑफ द वायर इज। तो ये इस तरह से होता है, इनसाइड के लिए ये आर के प्रोपोर्शनल होता है, और आउटसाइड के लिए होता है 1/r के। इस तरह से, इस तरह ग्राफ भी आपको अगर याद हो, आपने पढ़ा हो, तो ऐसे होता है फिर ऐसे होता है। अब आप आसानी से आंसर बता सकते हैं, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अप टू बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन लीनियरली डिक्रीजिंग। नहीं, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डेंसिटी आर अप टू बाउंड्री ऑफ वायर एंड देन डिक्रीजिंग वन विथ दिस। बहुत ही आसान सा ये फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको पता है, नहीं अगर ये, और ये सबको पता होता है, जो भी बच्चा सिंसियरली अपनी क्लासेस को करता है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो उसे याद ही रहता है। तो ये जो नीट का क्वेश्चन जितना हमने 19 क्वेश्चन डिस्कस किए, देखो करने में कितना टाइम लगा, आई डोंट नो, कि मुझे लग रहा है कि 10 मिनट काफ़ी है इसके लिए। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया तो ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऐसा ना सोचे कि इसी तरह के क्वेश्चन हमेशा आएंगे। उनको नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, बट फिर भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको बढ़िया से कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है,
तो ये आसान क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, वो यूनिट का ध्यान नहीं देते, वो जल्दीबाजी में कैलकुलेशन को गलत तरीके से करते हैं तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर हैं। फिर भी एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन है, छोटा क्वेश्चन भी वहाँ डिफ़िकल्ट लगता है। जब एग्जामिनेशन के बाहर आप आ जाते हैं तो आपको चीज़ें आसान लगती हैं। या मैं यहाँ पे आराम से एज ए टीचर डिस्कस कर रहा हूँ तो अपने घर में तो ईजी ही लगेगा। बट फिर भी अगर बताना हो, अगर रेट करना हो, तो ये सारे क्वेश्चन ईजी साइड में थे। एक दो क्वेश्चन मॉडरेट बोल सकता हूँ, बाकी मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस आर ईजियर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। ओके, होप आपने लर्न किया होगा, और अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आप जरूर सीखा होगा आपने, और अपने एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, अभी आप लोगों ने नीट का पेपर दिया था। तो नीट का पेपर जो आया था वो फिजिक्स में तो बहुत ही इजी था, तो आई होप सभी लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कुछ पोर्शन मैं डिस्कस करूंगा, कुछ पोर्शन बाकी टीचर डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखते चलते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें कहा है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो उसका फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा इस केस में सेम आ जाता है। तो आपने पढ़ा है कि 1/f इक्वल टू हमारा होता है μ2/μ1 -1। तो ये हालांकि इसमें 1 है, 1/r1 - 1/r2। अब अगर हमारा बाई फोकस लेंस है तो ये हमारा होता है R1, ये हमारा R2 है ना। जिस सरफेस से जाते हैं उसके हिसाब से हम लोग साइन कन्वेंशन रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग की हुई होगी। तो 1/f इक्वल टू μ2, हमारा μ2 की वैल्यू कितनी हो जा रही है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, तो 1.5/1 - 1, क्योंकि बाहर अगर कोई मीडियम नहीं दिया है तो हमने एयर लिया है। 1/r1, R1 और R2, क्योंकि बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो जाहिर सी बात है दोनों का फोकस हमारा सेम होगा। अगर दोनों का फोकस हमारा सेम होना है तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा क्या हो जाएगा, 1/r1 20 हो जाएगा, R2 की भी वैल्यू 20 रखेंगे लेकिन नेगेटिव के साथ रखेंगे। तो ये हो गया 1/, अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, ये सब आपने किया होगा, तो R1 आपका पहले पढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में R1 पॉजिटिव होगा, R2 की वैल्यू हमारी अपोजिट नेगेटिव, तो 1/20 माइनस ऑफ 1/-20। सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 आ जाएगा, 1.5 - 1 0.5, और ये 1/20 माइनस प्लस 1/20, ये आ जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/20, ये आ जाएगा 1/10, सॉरी 1/20। तो जो फोकस की वैल्यू हो जाएगी 1/f इक्वल टू 1/20, तो f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फोकस मिल गया तो पावर इक्वल टू होता है 100/f, अगर f हमारा सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा 100/20, ये हमारा कितना आ गया 5। तो हमारा आंसर क्या होगा 5 डायोप्टर प्लस के साथ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इजी क्वेश्चन था, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें मैच करना है। अच्छा देखिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सारे वेव है। तो अगर आप ध्यान दो तो अगर आपको नहीं याद है कि कौन किस रेंज में लाई करता है, ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि ये हमारा विजिबल रेंज होता है, विजिबल रेंज के नीचे हमारा हो गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के नीचे माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के नीचे रेडियो वेव, ऊपर वायलेट के ऊपर होता है अल्ट्रावायलेट V से, अल्ट्रावायलेट के ऊपर एक्सरे, एक्सरे के ऊपर गामा रे, गामा रे के ऊपर कॉस्मिक वेव, ये हमारा सीक्वेंस होता है। तो अगर आप ध्यान दो तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा आप ऊपर की तरफ जाते हो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, नीचे की तरफ आते हो आपका वेवलेंथ बढ़ता है। इंटरवल अगर आपको नहीं याद भी है तो भी इस क्वेश्चन में कोई इतनी जरूरत थी नहीं, आपको याद पता रहना चाहिए रेडियो का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ हमारा बढ़ता है नीचे, उसके बाद माइक्रो का, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, यानी एक्सरे का वेवलेंथ सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा रेडियो वेव का होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, आपका रेडियो वेव है, उसके बाद माइक्रोवेव है, फिर इंफ्रारेड है, फिर एक्सरे, यानी एक्सरे का अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो सबसे कम वेवलेंथ यहाँ 10⁻⁻10, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारा रेडियो वेव का होता है तो 10⁻², उसके बाद माइक्रोवेव,
माइक्रोवेव का उसके बाद होता है तो 10⁻⁻2 और इंफ्रारेड ये हो जाएगा। तो आप सिंपल सा देख लो, आपके हिसाब से पहले का आ रहा है सेकंड, तो ये पहले का थर्ड, ये तो ऐसे ही निकल गया, पहले का सेकंड, पहले का थर्ड, ये गया, तो आपका यही आंसर भी बचा। फर्स्ट का सेकंड यही है ना, पहले का सेकंड होगा, इसमें सिर्फ ये एक ऑप्शन है, बाकी देखिए इसे थर्ड, इसमें फोर्थ। तो ये सिंपल सा था, है ना, क्लियर हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ओके, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, तो हमारा ये पूछ रहा है कि अगर हमारा उसका जो आउटपुट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अगर आपको याद हो तो ये हमारा वेव होता है और रेक्टिफिकेशन से पास होने के बाद ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है, नीचे कुछ नहीं मिलता, फिर हमारा कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दे रहे हो तो इसकी भी 60 ही हर्ट्ज होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक हमारा ये होता है कि हमारा फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में कितनी बार ये ऑसिलेट कर रहा है। तो बेसिकली आप देखो ये पैटर्न, अगर ये एक ऑसिलेशन, फिर ये अगला ऑसिलेशन, वैसे ही ये एक ऑसिलेशन के लिए ये पूरा लेंगे ना। अगर हाँ फुल वेव रेक्टिफायर होता तो ये कुछ ऐसा बनता, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी हमारी डबल हो जाती है। ठीक है, फिर हम इसी पैटर्न को बार बार कॉपी पेस्ट करते ना, ये सारी चीजें की हुई होंगी आपकी, तो ये हमारा 60 हर्ट्ज होगा। ठीक है, आते अगला, a light ray fall on the glass surface of refractive index √3 the at an angle of 60 degree। ठीक है, हमसे ये पूछा हुआ है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच कितने एंगल का डिफरेंस होगा। तो अगर बेटसोट्स फॉर्मूला आपको पता होगा तो आपको ये पता होगा है कि 10 IP = हमारा म्यू होता है ना, 10 IP = हमारा क्या होता है, म्यू होता है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ आप म्यू की वैल्यू या म्यू की वैल्यू रखिए या आईपी, तो अगर आईपी की वैल्यू हम यहाँ रखें तो म्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता क्या है इस केस में कि हमें मान लीजिए ये कोई मीडियम है, ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन फेनोमेना होता है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दोनों होता है इस सरफेस पे। तो अगर हम इसे ऐसे एंगल बढ़ाते जाएं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे, जिसे हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, तब हमें मिलता है जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। ये आप पोलराइजेशन में आप पूरा पढ़े हुए हो, है ना, ये आपका वेव ऑप्टिक्स में दिया हुआ ये सारा कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है ये सारी चीजों को। ठीक है, और इनके बीच का एंगल आपको पता होता है 90 डिग्री, और यहां से आपको ये पता रहता है आईपी जो होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा है 10 IP = म्यू। तो हम देखते हैं अगर ये ऐसा केस होगा, अगर आईपी की वैल्यू हमारी म्यू के बराबर होगी 10 IP की, तो हमारा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड 90 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 10, अगर हमारा इंसिडेंट रे आप देखिए 60 डिग्री, तो =10, अगर आप 60 की रखेंगे तो ये आएगा √3, यानी म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, √3, और आपको कितना दिया भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, √3। तो इस पर्टिकुलर केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे हमारा क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। क्लियर है, आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा, है ना। और ये किस लॉ से, ब्रेवेस्टर्स लॉ से, ये आपने पढ़ा होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ऑब्जर्व इट। ठीक है, ठीक है, चलिए ये भी आपने पढ़ा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये आपने पढ़ा हुआ है ना, ये हमारा D होता था, ये स्मॉल d होता था, ये y होता था, है ना। तो इसने बोला है कि, और यहाँ पे आपका y जो होता था वो आपको याद है n लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d होता था, है ना। ये सारी चीज आप पढ़ चुके हो। तो अब बोल क्या रहा है कि अगर हम 8 फ्रिंजेस मिल रहे हैं, अगर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ लिया, तो अगर यही वेवलेंथ हम 400 नैनोमीटर का ले लें तो हमारा नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने होंगे। देखिए 8 फ्रिंजेस मिल रहे हैं, कब, जब हमने 600 नैनोमीटर लिया है। हम जानना चाह रहे हैं कि अगर यही हम 400 नैनोमीटर ले लें तो हमारे नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने चेंज होंगे। तो अगर आप यहाँ देखिए तो ना हमने लैम्डा कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ लैम्डा चेंज कर रहे हैं और n की वैल्यू चेंज हो रही है। कितना नंबर, कैपिटल D, ना हम ये चेंज कर रहे हैं ना स्मॉल d का चेंज कर रहे हैं, ना हमने ये y चेंज करना है कि कितना
वो है, ठीक है। तो इस हिसाब से एन लैम्डा हमारा हो गया बाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हम कहते हैं n1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2। n1 की वैल्यू हमारी कितनी है 8, और वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है हमारी 600 नैनोमीटर। 600 इक्वल्स टू नैनोमीटर को हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, यहां से n2 की वैल्यू चाहिए, और ये हमारी कितनी है 400। ये देखिए डबल जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 और ये n2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12। तो हमारा आंसर कितना होगा, सी होगा। आंसर कितना हो जाएगा 12, है ना। नेक्स्ट, द ग्राफ विच शोज, ओके, डी ब्रॉगली और आपको मोमेंटम। तो आपको पता है कि लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपली सा दिख रहा है ग्राफ हमारा क्या होगा, सी होगा, है ना। यहाँ पे आपको लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, ये तो ये इस ग्राफ में तो कुछ था ही नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए, अगर आपका ये बीटा पॉजिटिव निकल रहा है तो आपका क्या हो जाता है, आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से कम हो जाता है ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज 1 कम हो जाएगा, एटॉमिक मास हमारा वैसे ही रहता है। तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर ये 9, 10, 11 है तो ये एटॉमिक नंबर 10 हो जाना चाहिए। तो हमारा कौन सा है 10, 22। ये क्लियर है, ये सब आपने किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर 1.5 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल फॉर द रे, ठीक है। चलिए समझते हैं क्रिटिकल। अब ये कह रहा है कि एक में स्पीड ऑफ लाइट इतना है और एक में स्पीड ऑफ लाइट इतना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई वी। तो 3 हमारा क्या होता है 3 × 10⁸, ये हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है हमारा। तो ये सब कैंसिल, ये 5 है तो ये आ जाएगा 2, तो n1 की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह n2 की वैल्यू निकाल लिए, n2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸, ये आ जाएगा 1.5। तो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आया है और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब आपको क्रिटिकल एंगल बोला है, तो क्रिटिकल एंगल हमेशा किधर से होता है, जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये हमारा पूछा है कि ये हमारा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे ये 90 डिग्री बन जाए। तो ये हमें क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है, ये 90 डिग्री है और ये दिया हुआ, तो यहाँ स्नेल्स लॉ लगा लीजिए। n1 यानी 2 × साइन IC इक्वल टू n2, 1.5 साइन r की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जानी है। तो साइन IC इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.75। तो IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स 0.75। तो हमारा कितना है साइन इनवर्स 0.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है 2 पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 1 to 1 cm and 100 cm स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज एट सम इंस्टेंट द टू ऑफ द ठीक है क्या है द टू आर एट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, चलिए समझते हैं। कह रहा है कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम को दोनों ही जब इन फेज थे तो हमने क्या किया, उनको वो वाइब्रेट करना स्टार्ट किए हैं और कितने टाइम बाद हमारा कहा है पोजीशन मीन पोजीशन इन द सेम फेज द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम ओके आफ्टर विच टू आर अगेंस्ट इन द सेम फेज। चलिए हम कह रहे हैं कि ये शुरुआत में सेम फेज थे दोनों पेंडुलम, ठीक है। जब हमने इसे छोड़ा तो इसका लेंथ है 1 to 1 सेंटीमीटर और इसका 100 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। अब लेंथ बदलेंगे तो टाइम पीरियड भी बदल जाएगा, तो इसके लिए टाइम पीरियड कुछ और, इसके लिए टाइम पीरियड कुछ और। तो ये बोल रहा है कि एक जब हमने सेम फेज में था तो छोड़ा था, फिर कितने टाइम बाद जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा स्मॉलर पेंडुलम के लिए कि दोनों सेम टाइम में आएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए T1 को हम लिख लेते हैं 2 पाई अंडर रूट L1/G और T2 हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L2/G। अब देखोगे सब कैंसिल हो जाएंगे, हमारा T1/T2 बनेगा अंडर रूट
L1 बाई L2 अंडर रूट L1 की वैल्यू 1 to 1 अपॉन L2 की वैल्यू 100। देखिए ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर, ये 10 का, तो ये हो जाएगा 11/10। तो यहाँ से हमारा क्या आया, T1 ओके, T1 में हमारा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ T1 इक्वल्स टू 11 टाइम्स ऑफ T2, यही होगा 10 टाइम्स ऑफ T1 11। अब T2 वाला हमारा किसके लिए है, स्मॉलर के लिए है ना, तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो स्मॉलर के लिए हमने T2 का 11 लिया था, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 11। शॉर्टर पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है, सेम फेज में आ जाएगा। यानी जब T1 10 बार करेगा तब 11 बार में T2 होगा और ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि इसका शॉर्टर वाले का कितना होगा 11। अगर यही लॉन्गर वाले के लिए बोलता तो कितना हो जाता 10, लेकिन हमारे लिए अभी शॉर्टर के लिए पूछा है कि शॉर्टर पेंडुलम का हमारा टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। यानी कि 10 टाइम्स जब T1 चलेगा उसी में 11 टाइम चलना होगा T2 को, और T2 यहां ध्यान दीजिए T2 वाला यानी लेंथ किसके लिए है हमारा 100 के लिए, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टन, ठीक है, 1000 टन है, एवरेज रेडियस, ओके, एवरेज रेडियस भी बताया है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है, ओके, हाँ चलिए ठीक है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए कि ये है हमारा, ठीक है, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, ऐसे है कुछ, ठीक है। ये हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, इफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक हॉरिजेंटल, ठीक है, कि ये जो हॉरिजेंटल डायमीटर है, मतलब अगर आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ इंक्लाइंड होता है। आपने ये सब पढ़ा होगा कि अर्थ के जो अगर नॉर्थ पे चले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, साउथ में मतलब उसके अगर इक्वेटर पे आ जाओ तो पैरेलल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के, और पोल पे चले जाओ तो सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। इन बिटवीन कहीं इंक्लाइंड होगा, तो इस इंक्लिनेशन के एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमसे बोला हुआ है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका, ठीक है, 1000 एवरेज रेडियस ये है, रोटेट अपॉन हॉरिजॉन्टल डायमीटर, कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अक्रॉस ये क्या कर रहा है, रोटेट, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इसके अक्रॉस रोटेट कर रहा है। क्लियर कर पा रहे हैं आप कि ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अक्रॉस ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। डायमीटर की वैल्यू भी दी हुई है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड इतना, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है, करंट कितना पास होगा, है ना, तो ये हमसे पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, हमें ये पता है कि जो मैक्सिमम मतलब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है BA ओमेगा, है ना, याद आ रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो क्या होता था कि आपको पता होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमारा जो होता था वो मैग्नेटिक फील्ड एरिया ओमेगा, और ये कब होता था, ये तब होता था जब एक हमारा मतलब जो नंबर ऑफ टर्न 1 है, अगर n नंबर ऑफ टर्न के लिए हम यहाँ क्या करते थे, n मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ से हमें ईएमएफ मिल गया। अब अगर हमें ईएमएफ मिल गया तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम इंड्यूस्ड करें, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NBA ओमेगा बाई R, यही हमें करना है। अब हमें सिर्फ की वैल्यू रख देनी है, तो हमें क्या करा है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 1000, ओके, B की वैल्यू कितनी दी हुई है, वर्टिकल कंपोनेंट, इस चीज को भी समझिएगा कि ये हॉरिजेंटल ऐसे है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इससे ऐसे जा रहा है। अगर यही मैग्नेटिक मतलब अगर फील्ड की डायरेक्शन इस तरह होता तो ये फील्ड जो है ऐसा जाता, तब हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा 0 हो जाता, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। क्लियर हो रहा है, फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये सारी चीजें। बी की वैल्यू हमें दी हुई है 2 × 10⁻⁵, ओके। एरिया होता है आर, हमें क्या दिया, डायमीटर दिया, डायमीटर हमारा है 2 रेडियन पर सेकेंड, है ना, डायमीटर दिया है, ओके सॉरी, डायमीटर ये है हमारा,
और रेडियस और ये हमारा रोटेशन का दिया हुआ है, सो सॉरी। तो ये रेडियस हमारा कितना है, रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस दिया तो हम एरिया निकाल लेंगे। हमारा कितना होता है पाई आर स्क्वायर ना। एरिया हमारा कितना हो जाएगा, किसी भी सर्कुलर सरफेस का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है हमारी 10 का स्क्वायर इनटू ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है हमारा 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये रहा 12.56। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आ जाएगा कि कितना है। तो ये 3 ये 2 5 तो ये ऐसे चले गए, ओके 4 पाई, तो हमारा वैल्यू कितना आया 4 पाई अपॉन 12.56। तो 4 इंटू 3.14 अपॉन 12.56, ये उतना ही आता है, ठीक है। 12.56 देखिए 4 4 जा 16 कैरी 1 4 5 4 जा 12, ये कैंसिल और ये वैल्यू आ गई 1। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 1। क्लियर हो रहा है ना। क्वेश्चन सब आसान आसान मस्त है एकदम, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो ठीक है, करा एक न्यूक्लियस ऑफ मास, ठीक है, इतना स्प्लिट इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ मास, इतना था दैट कुछ नहीं, इसमें एक आपका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3, सिर्फ इसको आपको लेके सॉल्व करना था। अगर हम R1 रेडियस ले रहे हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा A1 का पावर 1/3 अपॉन R2 इक्वल टू R नॉट A2 की पावर 1/3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आ गया R1 बाई R2 इक्वल टू A1 की वैल्यू देखिए 125 है, एटॉमिक मास नंबर जो है 125 है, और इसका मास नंबर अपॉन 64, और इसके पावर कितने हो जाएंगे 1/3। ये देखिए परफेक्ट क्यूब है किसका 5 का, तो 5 का क्यूब, और ये परफेक्ट क्यूब है 4 का क्यूब का पावर 1/3, तो ये वैसे ही चले जाना है यानी 5/4। तो R1 बाई R2 कितना है 5/4, तो आंसर हमारा क्या होगा 5/4। क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमें सर्किट दिया हुआ है और ट्रूथ टेबल पूछा हुआ है। तो अगर आपको ध्यान दीजिए तो ये जो हमने पढ़ा हुआ है ये सर हमारे पास क्या क्या होता है, बफर होता है, फिर और होता है, एंड होता है, फिर नॉट होता है, उसके हिसाब से नैंड और नॉर बनता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, लॉजिक गेट इतना तो आपने पढ़ा होगा। बफर को जो इनपुट दो वही आउटपुट मिलता है ना। और को क्या होता है कि A प्लस बी होता है कि अगर दोनों सर्किट में कोई एक भी ओपन रहा तो हमें आउटपुट मिलाएगा। एंड हमारा दोनों सर्किट में हमारा क्या होना चाहिए, इनपुट मिलेगा तभी आउटपुट मिलेगा, A डॉट बी होता है। ये सारा चीज किया आपने। फिर हमारा आता है नॉट, नॉट का मतलब रिवर्स, अगर आप 0 दोगे तो 1 देगा, 1 दोगे तो 0 देगा, ये सारा चीज आपने किया हुआ है। तो देखिए एंड, ये हमारा एंड हो गया, ये नैंड हो गया, ये नैंड हो गया, और इसकी बात करें तो ये हमारा नॉट हो गया। क्लियर है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। हम लोग पहले सिंपल सा इनपुट देके देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या मिल रहा है, उसके से हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर डी मॉर्गन प्रिंसिपल लगाना होगा, ये ए है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी, तो उसके हिसाब से क्या बाहर आएगा, ये सारा चीज पहले हम पहले तरीके से करते हैं कि अगर हमने पहले दोनों को 0 दिया तो हमें देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। अगर ये 0 है तो देखिए ये 0, ये हमारा क्या बताया हमने, ये हमारा नॉट है, मतलब ये रिवर्स कर देगा, है ना। तो ये 0 को यहाँ पे 1 आउटपुट देगा, और ये 0 यहाँ पे 0 मिलेगा, ये 0 यहाँ पे 0 देगा, 0 0 0। अब हमारा पहले ये क्या है नैंड, यानी कि यहाँ पे एंड प्लस नैंड है, नॉट सॉरी एंड प्लस नॉट है। तो एंड का मतलब 0 0 का 0 देता है और ये उसको पलट देता है, तो 0 0 को 0 यानी 1 कर देगा इसे, है ना। ये 1 0 1 0 का 0 जाएगा और ये इसे पलट देके 1 कर देगा। 1 1 अगर आप 1 1 दे रहे हो एंड गेट में तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, यानी अगर आपने 0 0 दिया तो 1 आएगा। तो हमारा इस हिसाब से ए सही है, ये हमारा गलत, सी सही है, ये भी गलत, सॉरी हमें 1 मिला है ना आउटपुट, सो सॉरी, ये हमारा बी सही है। हमें क्या क्या सही है, ए सही है, बी सही है, सी और डी हमारा गलत हो जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगर हमें इन दोनों में रिलेट करना है तो ये वाला पोर्शन तो सेम है, तो 1 0 1 रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला देख लीजिए, 1 1 रखने पे ये 1 दे रहा है, 1 1 रखने पे ये 0 दे रहा है, तो दोनों को 1 रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैंने इसे 1 दिया और इसको भी 1 देके हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। दोनों को 1 दिए तो ये 1 तो यहाँ 1 मिलेगा, ये 1 को उल्टा कर देगा, ये 0 मिलेगा, ये 1 को 1 रहने देगा, ये 1 को 1। अब एंड गेट क्या करता है, 1 1 का 1 होता है, और नॉट क्या करता है, उसको रिवर्स कर देता है। 1 1 का यहाँ 1 मिला, 1 को इसने 0 कर दिया, ठीक है। अब 0 1 को ये क्या करता है, 0 देता है एंड, और ये इसको उल्टा करके 1 देगा। अब 1 0 जो है हमारा, ये हमारा एंड है, तो ये आना कितना चाहिए, 0, है ना। एंड याद है ना, A डॉट B क्या होता है, चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं। ये A B है और ये C है, आउटपुट है। तो अगर आप 0 0 देते हो तो ये 0 देता है, 1 0 दोगे तो 0 देगा, 0 1 करोगे तो 0 देगा, 1 1 को ये हमेशा 1 देता है। क्लियर हो रहा है। और अगर आप इसी को नॉट से पास कराओ तो इसका रिवर्स कर देता है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो 1 1 को ये कितना देता, 1 देता, और इसको उल्टा कर दोगे तो इसी को मैं C बार से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो ये 1 1 1 और ये 0 हो जाएगा। तो अब समझो, ये हमारा नॉट नैंड का हो गया, नैंड गेट है ये हमारा, ये वाला हमारा नैंड गेट है, और ये हमारा है एंड, ठीक है। तो जब हमने 1 1 दिया तो ये क्या किया, 1 1 को देखो वहां 0 कर दे रहा है, और ये 0 1 को हमारा नैंड गेट क्या करता है, 1 कर देता है ना। तो 0 1 का अगर आप देखो फिर एंड गेट के लिए 0 1 को 0 कर देगा, तो ये 0 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या, ये गलत हो गया, आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है, आसान सा था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। A Wheatstone bridge is used to determine the value of unrolled resistance X by adjusting the variable resistance Y as shown in the figure. For the most precise measurement of X, the resistance of P and Q. ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है Wheatstone ब्रिज, अगर आपको याद हो तो हमारा क्या होता है, P by Q इक्वल्स टू X by Y। क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि अगर जनरली हमारे थॉट में क्या आता है कि अगर ऐसा है तो P और Q की वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है, ये 1000 रख लो, इन दोनों का रेशियो जो होगा इनके बराबर होगा, और अगर ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल। अगर आपने ये सोच के किया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। करते हैं क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिएगा, होता क्या है कि अगर आप यहां ध्यान दो तो इसका पोटेंशियल जो होता है, क्योंकि ये पैरेलल में डिवाइड हो रहा है, तो अगर आप यहां ध्यान दो तो ये और ये तीनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल में हमें पता है पोटेंशियल सेम होता है ना। पैरेलल में हमारा क्या होता है, पोटेंशियल हमारा सेम होता है। तो होगा क्या, अगर आपने जितना यहाँ वोल्टेज दिया, इन दोनों का सम उतना आएगा और इन दोनों का सम भी उतना ही आएगा। अगर आपने ये वैल्यूज बहुत ज्यादा ले ली, सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू 5 किलो ओम ले लीजिए और इसकी ले लीजिए 10 किलो ओम, है ना। तो अब जो एरर होगा, अगर इतना ज्यादा बड़ा है और आपने इसे ले लिया 0.1 ओम, ये ले लिया 0.2 ओम, तो अब क्या है, अगर ये 0.2 ओम के जगह, ये 0.2 ओम के जगह 0.21 ओम भी देगा, तो ओवरऑल देखिए आपके 10,000 के बाद इतने में थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन है उसे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जो है, इसमें आपका एरर का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। एरर आप खुद ही अगर आप ध्यान दो तो कई बार एरर कहते हैं ना 5% 10% तक आप रखते हो, तो मतलब किसी भी अगर अपने मेजरमेंट एरर में देखा होगा तो हमारा 1% 2% ये एरर है। तो अब क्या है, अगर आपने इन सब वैल्यू को बहुत बड़े रख दिए तो इसके 5% वैल्यू तक ये तो बहुत दिक्कत कर देगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू स्मॉल रखते हैं और इक्वल रखते हैं, ताकि इसके हिसाब से अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपने इसकी वैल्यू स्मॉल रखी, तो अगर 1 ओम रखी और इसका भी वैल्यू 1 ओम रखा, तो इसको 1 ओम आना चाहिए। अब देखिए ये 1.1 ओम आ गया, तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा ना कि ये गलत है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर ये आपने 1000 ओम रख लिया, 10,000 ओम रख लिया, इसके हिसाब से ये एरर बहुत छोटा हो जाएगा, है ना।
तो इसीलिए इनको हमें क्या रखना होगा, छोटा रखना होगा। ऐसा नहीं कि अगर इनकी वैल्यू बहुत बड़े रखेंगे या इनके फैक्टर से डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट T1 T2 बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अरे वाह, एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल। ठीक है, T1 एंड T2 क्लियर है। तो ये तो हमें पता है कि जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है -13.6 Z² बाई n स्क्वायर। ये तो हमारा ठीक है, ये सभी को पता है। यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां प्रॉब्लम है ये एक्साइटेड स्टेट। अब इसने कहा है T1 T2 एनर्जी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट का एक्साइटेड स्टेट तो सेकंड हो जाएगा ना। ध्यान समझिए, जैसे अगर है ना ये एक्साइटेड ये -13.6 होता है, ये -3.6 होता है, 1.5 इस तरह आपको पता है। अब ये क्या है, अगर ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है का ग्राउंड स्टेट होता है, ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट लेवल का ग्राउंड स्टेट होता है। बामन आपने पढ़ा है, बामन सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये सारी चीजें है ना। तो ये जब हमारा ये फर्स्ट का ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट होता है -13.6, इसका एक्साइटेड स्टेट ये हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट का एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे तो ये तो -3.6 वाला आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो जब फर्स्ट का एक्साइटेड स्टेट सेकंड और सेकंड का एक्साइटेड स्टेट थर्ड, तो अगर आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो अगर अब फिर तो कुछ बचा ही नहीं है, तो एनर्जी लेवल यानी T1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो ये n1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन T2 + -13.6 Z² अपॉन n2 का स्क्वायर। ये हाइड्रोजन है तो ये 1 ही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो T1 अपॉन T2 = n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर। n2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और n1 का 2 का स्क्वायर यानी 9/4 आपका वैल्यू आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 9/4 T1/T2। आई थिंक T1 हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे और ये सेकंड के लिए 3 रखेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, आएगा 9/4। क्लियर हो रहा है? चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट ए बी एंड सी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 PN जंक्शन आर इक्वल इन। ठीक है, इसमें बोल रहा है किन तीन हमें दिए हुए हैं PN जंक्शन, हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें हमारा पोटेंशियल PN का इक्वल होगा। तो देख लेते हैं। अगर आप ये देखें तो पॉजिटिव से ये फॉरवर्ड बायस हो गया, नेगेटिव से फॉरवर्ड, ये दोनों अगर फॉरवर्ड बायस में है तो ठीक है, पोटेंशियल हमारा आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों में सेम होगा। ये P पॉजिटिव से ये फॉरवर्ड बायस है ना, और ये हमारा P नेगेटिव से ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक फॉरवर्ड एक रिवर्स, ये हमारा इक्वल नहीं देंगे। नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों रिवर्स बायस, पोटेंशियल ड्रॉप हमारा दोनों में सेम होगा। तो हमारा आंसर आया A और C। तो हमारा कौन सा ऑप्शन, A एंड C बोथ। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है, एंड μ/2, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक मेटल। ठीक है, कि इंसिडेंट कर रहे हैं, एक फ्रीक्वेंसी V है, V/2 का फोटो इलेक्ट्रिक मेटल पे स्ट्राइक कर रहे हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों का दिया है Vs/2 और Vs रेस्पेक्टिवली। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों की कितनी होगी? चलिए, तो आपको पता है कि ये हमारा अगर मेटल है और हमने इस पे एनर्जी hν दिया, तो ये जो इसका वर्क फंक्शन होता है वो hν0 होता है, जिसे हम φ से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क फंक्शन, और बाकी इस इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल देने में चला जाता है eV0, है ना। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आपने अज्ञात करो, डुअल नेचर में हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। क्लियर हो रहा है? ये चीज आइंस्टाइन ने पूरा दिया हुआ था ये सारा कुछ, है ना। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, एनर्जी जो होती है वो होती है
एच म्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। तो एच म्यू, हमें एच म्यू नॉट चाहिए, एच म्यू नॉट म्यू के उसमें चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा म्यू वन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि अगर हमने म्यू, इसकी वैल्यू म्यू रखी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है और म्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओके ये थोड़ा सा गलत किया है इन्होंने। अगर आप ध्यान दीजिए आपको याद होगा ये पूरा, ऐसा कुछ याद आ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम सनलाइट देते थे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते थे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता था। तो यहाँ पे आप लोगों ने सारा कुछ किया हुआ है, इससे पूरा डिटेल में नहीं चल रहे हैं। तो ये कह रहा है, या फिर इसे ऐसे समझिए कि ये मेटल दिया है जो हमने, कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। अगर एनर्जी कम होगी तो इसका जो वेलोसिटी स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो भी कम होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर एनर्जी कम कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी जो इसे दे रहे हैं, अगर इस एनर्जी की वैल्यू कम करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, वो बढ़ना नहीं चाहिए। तो आई थिंक ये सीक्वेंस थोड़ा इन्होंने उल्टा दे रखा है, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्या है इसमें, ठीक है। चलिए इसे मैं थोड़ा ब्लैंक टच लेता हूँ। चलिए समझिए, तो हमारे पास क्या था, हमारा था एनर्जी जो था वो था एच म्यू नॉट प्लस हमारा क्या था ईवी या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हमें क्या है कि अगर हमें एनर्जी म्यू दिया है अगर फ्रीक्वेंसी, तो हमारा हो जाएगा एच म्यू इक्वल्स एच म्यू नॉट प्लस ई, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है इस केस में Vs/2, सही है। सेकेंड केस में अगर यही एच म्यू/2 हो जाए तो ये तो एच म्यू नॉट रहेगा ही हमारा, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जा रहा है EVs, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये टर्म हटाना है, EVs वाला टर्म हटाना है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एच वेच हट जाएगा हमारा। तो हम बस इसे क्या करें, हटा लें, तो ठीक है। तो अगर हमें ऐसे करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये इधर कैंसिल, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अगर हम इसमें माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 2h म्यू माइनस एच म्यू/2 इक्वल्स टू 2 में से 1 चला गया एच म्यू नॉट। क्लियर हो रहा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये अगर मैं इसके बाद इससे माइनस कर दूँ सेकंड इक्वेशन को, है ना, हमने क्या किया है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया है, तो हमारा ये वाला तो पोर्शन कैंसिल हो गया, ये 2 में से 1 गया, 1 बचा, और ये हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 3h म्यू/2 प्लस 2h म्यू नॉट, h से h कैंसिल, 3 म्यू/2 3 म्यू, ये रहा, ये रहा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। क्लियर है। चलिए आते हैं ये, ठीक है। आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, ठीक है, बिलो। चलिए क्या क्या दिया है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोनिक। कर्व कौन सा, इसको एडियाबेटिक प्रोसेस हमें देखना है कि कौन सा कर्व एडियाबेटिक प्रोसेस को दिखा रहा है। तो फोर्थ वाला, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक हो जाएगा, तो ये फोर्थ वाला हो गया आइसोबारिक। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, फर्स्ट वाला आइसोकोनिक हो गया। अब सेकंड और थर्ड देखिए, जो थर्ड वाला है वो हमारा आइसोथर्मल है और जो फर्स्ट वाला है वो एडियाबेटिक। अगर आपको याद हो तो आपने ये पीवी ग्राफ पढ़ा हुआ है, 4 स्ट्रोक इंजन याद आ रहा है कुछ थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। तो ये होता था आइसोथर्मल प्रोसेस, ये होता था एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर हो रहा है। PV इक्वल टू nRT, PV कांस्टेंट होता था, और यहाँ होता था PV का पावर अल्फा, है ना, सॉरी गामा, है ना, PV का पावर गामा, ये हमारा कांस्टेंट होता था किस केस के लिए, कहाँ गया, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और जब आइसोथर्मल होता था तो PV इक्वल टू nRT होता था। फिर हम स्लोप निकालते थे, गामा टाइम हमारा जो स्लोप होता है एडियाबेटिक का वो आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है। ये सब आपने किया हुआ है, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। तो सेकंड क्या है? ए। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला देखते हैं। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली, ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको दे दिया। आपको ये तो बचपन से पढ़ते हो। और 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है? ये सब पढ़ा है ना कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये सब कक्षा 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हो यार। अब ये तो बहुत आसान हो गया। तो अगर मैं यहाँ 100 करूँ तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा, यानी 3.6 इंटू 10⁸ जूल। अगर ये 100 किलोवाट आवर हो गया, देख रहे हो 100 किलोवाट कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। तो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶, तो 100 तो इतना हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखिए आपका कितना हो रहा है? 7। हाँ, ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁷। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला देखिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर, लेंथ इतना दिया, ब्रेथ दिया है, आपको वैल्यू पूछा है सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो देखो मल्टीप्लिकेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो यूनिट हैं, दोनों के जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मल्टीप्लिकेशन में जो आंसर आएगा उन दोनों में जो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट है उसके बराबर आएगा। यानी कि इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दो सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। तो आप देख लीजिए किसमें है, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है। तो आंसर आपका क्या होगा? ये कितना आएगा? 14 इंटू 10⁻²। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। ओके, तो आई थिंक मेरे को इतने क्वेश्चन दिए गए थे। बाकी आपको और जितने भी टीचर हैं वो सॉल्व कराएंगे। तो मेरा इतना ही क्वेश्चन था। बाकी अभी संदीप सर और बाकी टीचर भी सॉल्व कराएंगे बाकी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए आपके अच्छे आए थे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ आए थे। लेकिन हाँ, जिनको ऐसा है कि यार नहीं हो पाया या कुछ गड़बड़ हो गया, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अभी आप फिर, हमारा तो यही है कि आप L1 ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आइए, हम उसको फिर से आपका शुरुआत से पूरा रिफ्रेश करेंगे, सारी जर्नी को अच्छे से करेंगे, ताकि अगले बार आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा नहीं है कि परेशान हो जाइए नहीं हुआ तो। आइए हमारे साथ आइए, हम लोग इसको फिर मिल के अच्छे से करेंगे और कोशिश किया जाएगा कि अगली बार हो ही जाए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। और जिनका अगर अच्छा गया है तो वेरी ऑल द बेस्ट। ठीक है, आगे के लिए।